हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसी कविता की व्याख्या बताऊंगा जो कि ना तो प्रकाशित हुई है, ना अब उसकी मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि मेरे पास है। मेरे इंस्टीट्यूट में एक लड़का किसी गांव का पढ़ता था, शॉर्ट हैंड और इंग्लिश ग्रामर, स्टेटमेंट शॉर्ट हैंड और इंग्लिश ग्रामर पढ़ता था। उसने वो कविता लिखी थी। तो उस कविता में उसने बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वो लग तो नौ सीखा ही रहा था, लेकिन फिर भी उसकी जो कविता लिखने की पद्धति थी, तरीका था, वो यदि उसने कंटिन्यू रखा होगा तो एक सदा हुआ पक्का कवि बन ही गया होगा वो। उसने एक सामाजिक प्रक्रिया पे लिखी ये कविता, लेकिन उसके शब्द मुझे याद नहीं है, लेकिन उसको एक स्टोरी के रूप में मैं बताता हूँ। उसने लिखा कि भारत आज़ाद हुआ तो संविधान की जरूरत पड़ी। संविधान की जरूरत पड़ी तो उस टाइम के प्रभावशाली नेतागण जो थे, उनकी एक कमेटी बनाई गई और ये दिखाने के लिए कि स्वतंत्र भारत में, नए भारत में, देखो आजकल आप सुन रहे हैं नया भारत है। ये भारत जो आज नया है, 5 साल बाद ये बहुत पुराना हो जाएगा। ये कोई नई चीज नहीं है कि भारत अब नया हो गया है। भारत जब मुगल नहीं आए थे उस टाइम भी नया था। पुर्तगाली, डच वगैरह जितने विदेशी आक्रमणकारी आए, मुगल आए, हमेशा प्रेजेंट टेंस जो था वो नया भारत ही था। उसके बाद वो पास्ट टेंस होता गया। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भारत पुराना था। पुराना था, लेकिन अपने टाइम में वो भी एक नया ही था। जैसे आज का भारत कल परसों जाके पुराना भारत हो जाएगा और परसों का दिन एक नया भारत का दिन होगा। तो चुनाव हुआ भीमराव अंबेडकर जी का। अब उस लड़के ने लिखा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, तो उसमें उन्होंने अपनी जो दुर्गति देखी थी जाति प्रथा के कारण, उसके कारण उसने संविधान के अनुच्छेद बनाए जिनमें रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। क्योंकि एक तो ये जातियां अछूत कहलाती थी। अछूत इसलिए कहलाती थी क्योंकि वो कुछ ऐसे सामाजिक काम उनके जिम्मे थे जो कि उनको हर टाइम महिला रखते थे। तो धीरे धीरे उनको उस टाइम तो छूता नहीं था कोई। अब आपके घर में भी आप खुद जब अपनी लैट्रिन बाथरूम जाते हैं तो आके हाथ धोते नहीं? क्या उस हाथ से आप खाना खा लेते हैं या कपड़े बदलते हैं या कोई और कार्य करते हैं?
आप मोबाइल भी नहीं उठाते उन हाथों से, पहले उन हाथों को धोते हैं। तो जो काम उन हाथों से आप अभी करके आए हैं उससे वो हाथ भी अछूत हो गए। ये उस लड़के ने अपने कविता के भाव में लिखा। उन्होंने लिखा कि जब रिजर्वेशन हुआ तो उसको अनंत काल के लिए समझा जाने लगा, क्योंकि अंबेडकर जी ने उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी थी। और जब टाइम लिमिट नहीं थी तो रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों के परिवारों को भी मिला जो कि शुरू शुरू में रिजर्वेशन में अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छी नौकरियां और पोस्ट पा गए थे, अच्छी सैलरियां पा गए थे। संविधान में वो लिखता है कि ऐसे प्राविधान नहीं थे कि रिजर्वेशन कैटेगरी से ऐसे लोगों को मलाई की तरह दूर किया जाएगा, दूध से मलाई की तरह हटाया जाएगा, नई मलाई को फिर दूध में बनने दिया जाएगा, उसको रिजर्वेशन मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो वो आज तक चल रहा है। ये लड़का लिखता है कि इससे चालाक नेताओं के माइंड में आ गया कि सरकारी नौकरियां, सरकारी वैकेंसियां जो हैं उनमें इनका रिजर्वेशन है, तो क्यों ना धीरे धीरे वैकेंसियों को ही ख़त्म किया जाए। यदि रिजर्वेशन को समाप्त किया जाता है तो हो हल्ला मचेगा, विद्रोह होगा, SC ST OBC के नेता अपने लोगों के नाम पर, जबकि वो खुद अपना उल्लू साध रहे होंगे, अपने वोट बैंक के लिए दिखावे में बड़े बड़े लेक्चर देंगे, तो वैकेंसियां बंद हो गई। वैकेंसियां समय समय पर शांति बनाए रखने लिए निकाली भी गई, तो वो लोग जो कि स्वर्ण कैटेगरी में आते थे, जनरल में, उनके बच्चों को उन नौकरियों में स्थान नहीं मिल पाता था क्योंकि वैकेंसियां कम थी और रिजर्वेशन पूरा दिया जाता था। सरकार 100 वैकेंसियाँ निकालती थी तो ये सोच के कि 20 वैकेंसियाँ वो कैसे तैसे खाली रख ही छोड़ेंगी, तो जनरल कैटेगरी को नहीं मिला। अब भारत जब आज़ाद हुआ था तो वो जातियाँ जो कि अछूत कहलाती थी उनमें धीरे धीरे सामाजिक सुधार आया, और जो लोग जनरल कैटेगरी में थे, जो कि छुआछूत की बातें करते थे, धीरे 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 उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति खराब होती गई और समाज की व्यवस्था बदल गई। उस लड़के के विचार जो थे बहुत बढ़िया मुझे लगे थे, और मैंने उसको कहा भी था कि भैया तुम्हारे इस कविता को यदि मैं किसी पत्रिका वगैरह में छपवा भी दूं या तुम खुद भेज के इसको छपवा भी दो, तो इससे तुम्हारे खिलाफ बहुत एक्शन लिया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि तुम संविधान के प्राविधानों के खिलाफ हो, तुम बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते, उनको हे दृष्टि से देखते हो। इसलिए मैंने उसको कहा था कि तुम इस कविता को मत छपने देना, तो वो ले गया था। मैंने चाहा कि मैं फाड़ के उसको डस्टबिन में फेंक दूं, लेकिन उसने कहा कि नहीं सर जी,
इसको आप मेरे पास रहने दो, मैं इसको संभाल के रखूँगा और मैं अपने विचारों को कभी कभी पढ़ता रहूँगा। इस तरीके से ये जो कविता थी ये मैं आपको सुनाना चाहता था। और आप देखिए कि एक कवि जब शब्दों का चुनाव करके कविता लिखता है तो हम उसको पैराग्राफ नहीं, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंजा, है ना। और हर लाइन के एंड में जाके कॉमा या फुल स्टॉप लगता है, आपको एक मात्रा का मेल दिखेगा सारी लाइनों में। कैसे चुनाव करते हैं ये कवि, कितने माइंडेड होते हैं। कविता को ध्यान से पढ़ो तो उसके ऊपर म्यूजिक डायरेक्टर अच्छी अच्छी राग लेकर धुन बना देता है। अब जितने फिल्मी गीत हैं ये क्या है, इनको अगर एक दृष्टि से देखा जाए, दृष्टिकोण एक अलग रख के देखा जाए तो ये फिल्मी गीत क्या है, ये भी तो एक प्रार्थना है, भक्ति भाव के हैं ये, ठीक है। प्रेम रस से डूबे हुए हैं लेकिन उनमें भक्ति भी है। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के प्रति जो महसूस करते हैं उसको वो अपनी कविता के छंदों में लिखते हैं, अपने भाव बताते हैं। लेकिन इसी बात को यदि एक निबंध के रूप में लिखा जाए तो क्या उसको संगीतबद्ध किया जा सकता है। तो ये आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तुलना करने के लिए तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। जो कविता होती है वो एक गाई जाने वाली विधा होती है, उसको हम गा भी सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप अपने सिलेबस पे ध्यान दे रहे हैं। सिलेबस के अलावा भी आपको यदि किसी अखबार पत्रिका में कोई कविता वाला मिले, कोई लेख, कोई निबंध लिखे तो उसको पढ़िए, उसको पढ़ के अपने भाषा में लिखने की कोशिश करिए। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आपको बहुत फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू।